मेरा नाम गौहर सईद है। मैं अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हूँ इंटरनल मेडिसिन में, कार्डियोलॉजी में और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में। 2015 से ऑनवर्ड्स मैं नेशनल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और मैंने ही यहाँ पर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के प्रोग्राम की बुनियाद रखी और पहली दफ़ा यहाँ पर हार्ट अटैक के लिए प्राइमरी एंजियोग्राफी और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। देखिए, इससे मुरादी बात तो ये है कि वो तमाम ख़वातीन हज़रात जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो हार्ट डिज़ीज़ की, हार्ट अटैक की या स्ट्रोक की, उन्हें 40 ईयर्स की एज के बाद किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि उनकी एक स्क्रीनिंग हो सके। इसके अलावा वो हज़रात जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हो या हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला हो या शुगर हो, उन्हें भी एक स्टेज पे आके एक कार्डियक इवैल्यूएशन चाहिए होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी वो लोग हैं जिन्हें सिम्टम हो रहे हों सांस चढ़ने के, सांस फूलने के, छाती में दर्द के, छाती में दबाव के, ठंडे पसीने आने के, बाएं बाजू में दर्द के, कंधों में दर्द के और स्पेशली चलने फिरने से सांस चढ़ने में या स्टेमिना में कमी के। इन तमाम अलामात को दिल की अलामात तस्वुर किया जाना चाहिए अनटिल अनलेस कि कोई और चीज़ डिस्कवर हो या डायग्नोज हो। इसलिए वो तमाम हज़रात जिनका रिस्क प्रोफाइल हाई है और उनको इस तरह की अलामात होती हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट से रिव्यू करना चाहिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि मुझे हार्ट का मसला तो नहीं है। असल में ये तमाम जो तकलीफ़ हैं, इनका तमाम रेलेवेंस आपकी अपनी हिस्ट्री से बनती है। ये दर्द कब होती है, कैसे होती है, क्या करने से बढ़ती है, क्या करने से कम होती है, आपको और कौन सी बीमारियां लाहक हैं। इसलिए खाली बाएं बाजू के दर्द बाय इटसेल्फ हार्ट अटैक की इंडिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन इसकी मुकम्मल तशख़ीस और इलाज ज़रूरी है। लिहाजा अगर किसी बंदे को बाएं बाजू में दर्द होती है तो फ़ौरन हमें डॉक्टर से या कार्डियोलॉजिस्ट से रिव्यू करना चाहिए ताकि इसकी प्रॉपर्ली तशख़ीस हो सके। ये बात बड़ी ज़रूरी समझ लेनी चाहिए कि हार्ट अटैक की जो मैक्सिमम बेनिफिट है किसी भी दवा का जो आप फ़ौरन दे सकते हैं, वो एक डिस्प्रिन की गोली है। तो एक डिस्प्रिन गोली अगर आप चबा लेंगे, किसी को दे दें चबाने के लिए जिसको आपको शक हो कि इसे हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगी आपकी तरफ से, क्योंकि बाकी तमाम ट्रीटमेंट पहुंचने में या करने में टाइम लगेगा। और डिस्प्रिन जो है बाय इटसेल्फ ज़िंदगी बचाने में बेहतरीन मददगार साबित हो सकती है। तो इस लाजमी नहीं कि सीने में दर्द हो या छाती में सवेर दबाव पड़े या बाएं बाजू में दर्द हो तो वही हार्ट अटैक होगा। हर बंदे के सिम्टम दूसरे बंदे से फ़र्क हो सकते हैं। बाज़ लोगों को सीने में जलन की शिकायत होती है जिसको समझते हैं कि तेज़ाबियत है और अपना ट्रीटमेंट डिले करते रहते हैं। बाज़ लोगों को सिर्फ सांस फूलता है सवेर, बाज़ लोगों को ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों को घबराहट शुरू हो जाती है, बाज़ लोगों को कमर में दर्द शुरू होती है ऊपर वाले हिस्से की तरफ, बाज़ लोगों को सिर्फ कंधे में दर्द होती है, बाज़ लोगों को गर्दन में या जबड़े में दर्द की शिकायत होती है। इसलिए तमाम अलामात हार्ट अटैक की अलामात कंसिडर की जानी चाहिए और फिर डॉक्टर से या करीब तरीन इमरजेंसी रूम में जाके अपने आप ही ECG चेक करानी चाहिए। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि दिल की नालियाँ जो शरेयानें जो होती हैं, जो दिल के मसल को खून सप्लाई करती हैं, उनमें कितनी तंगी बन चुकी है जो कि सिम्टम्स कॉज कर रही हैं, जिसमें सांस चढ़ना, सीने में दर्द की शिकायत या बाकी अलामात जो पहले बयान की गई हैं शामिल हैं। तो बेसिकली एंजियोग्राफी में आपकी कलाई से या आपकी रान को सुन करके एक छोटी सी ट्यूब पास की जाती है जो आपके दिल की शरेयान तक जाती है और उसके ज़रिए उसमें फिर एक डाई इंजेक्ट की जाती है ताकि आपके हार्ट के शरेयाने हमें नज़र आ सकें एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर और हम देख सकें कौन से शरेयान में कहाँ पर और किस जगह पर कितनी तंगी है, ताकि जो ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली शुरू की जा सके और डिसाइड किया जा सके कि आपको क्या चाहिए, खाली दवाइयाँ या एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं और बेसिकली जब आप एक शरेयान में तंगी को डायग्नोस कर लेते हैं एंजियोग्राफी के ज़रिए जो आपके सिम्टम कॉज कर रही है, आपको हार्ट अटैक कॉज कर रही है, तो उसकी फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी या स्टेंटिंग कहलाती है। तो बेसिकली उसमें उस तंगी को हम पहले एक छोटी सी बाल बराबर वायर पास करके
क्रॉस करते हैं और उसके बाद यहाँ बलून के ज़रिए थोड़ा सा मज़ीद खोलते हैं, यहाँ उस पर डायरेक्टली एक स्टेंट डाल देते हैं ताकि वो ब्लॉकेज दोबारा वहाँ पर ना बन सके। अगर खाली इस ब्लॉकेज को सिर्फ बलून किया जाए तो वो सिंपल प्लेन एंजियोप्लास्टी कहलाती है, लेकिन अगर बलून के बाद उस पर स्टेंट भी प्लेस कर दिए जाए तो उसे स्टेंटिंग कहते हैं। ये सवाल बड़ा कॉमन है कि स्टेंट की क्वालिटी क्या होती है और क्या डिसाइड किया जाए कौन सा स्टेंट बेहतर है। देखिए, मार्केट में इस वक्त दो तरह के मेन स्टेंट्स अवेलेबल हैं। एक तो वो स्टेंट्स जो कि अमेरिकन फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे FDA कहते हैं, वो अप्रूव्ड है एंड दे आर द हाईएस्ट क्वालिटी स्टेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट। सेकेंड टीयर स्टेंट्स वो हैं जो कि FDA अप्रूव्ड नहीं है लेकिन यूरोपियन मार्केट से अप्रूव्ड हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंड टीयर स्टेंट्स। ये दोनों स्टेंट्स जो हैं, इन दोनों तरह के स्टेंट्स ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं, इनके तमाम ब्रांड्स जो हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं। इनकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये स्टेंट पाकिस्तान में नहीं बनते और ना ही ये पॉसिबल है कि स्टेंट पाकिस्तान में बन सकेंगे। द ओनली डिफरेंस इज़ कि अमेरिकन FDA अप्रूव्ड स्टेंट्स वर्सेस यूरोपियन मार्केट अप्रूव्ड स्टेंट्स। जो अमेरिकन अप्रूव्ड स्टेंट्स हैं दे आर द हाईएस्ट क्वालिटी और जो यूरोपियन स्टेंट्स हैं दे आर द सेकेंड टीयर क्वालिटी, क्योंकि उनको भी अमेरिकन FDA ने अप्रूव नहीं किया हुआ, उनमें से कुछ चंद को किया हुआ है। इसलिए जब आपको स्टेंट की ज़रूरत पड़े तो आप ये अपने मौलवी से ज़रूर पूछिए कि ये स्टेंट जो है ये अमेरिकन स्टेंट है या यूरोपियन स्टेंट है या थर्ड टीयर पे किसी और मुल्क का बना हुआ स्टेंट है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने मौलिज को आप अच्छी तरह मुतमिन होकर सवाल कीजिए कि ये प्रोसीजर किया जा रहा है, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं, ये क्यों किया जा रहा है, इसके रिस्क क्या हैं। और ये बात बड़ी मैं स्ट्रेस देके कहूँगा कि आप लोगों को ये बात बार बार समझ लेनी चाहिए कि इस प्रोसीजर के रिस्क क्या हैं, इसके मुतबादिल क्या है, और अगर ये ना कराएगा तो क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और किस तरह के नुकसान का अंदेशा है, और जो रिस्क है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। कोई भी प्रोसीजर कराने से पहले अपने डॉक्टर के बारे में भी जान लीजिए कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो कहाँ से ट्रेंड है, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो कब से ये काम कर रहा है और साल के या कितने प्रोसीजर्स आगे करता है। ये तमाम बातें आपकी दस्तरस में हैं और एज ए पेशेंट आपका ये राइट है कि आप ये बातें पूछें और आपको उनका जवाब दिया जाए। आजकल के दौर में स्टेंट्स में इम्प्रूवमेंट की वजह से बाईपास सर्जरी के रेट्स बहुत कम हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग बाईपास सर्जरी के बगैर भी अपना इलाज करवा सकते हैं वाया एंजियोप्लास्टी या स्टेंट के ज़रिए। इसलिए बाईपास सर्जरी के केसेस बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन चंद हालात में बाईपास सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। उसमें से सबसे ज़रूरी और सबसे अहम इंडिकेशन जो है वो तब बनती है अगर किसी के दिल की मेन नाली में ब्लॉकेज हो, जिसे हम कहते हैं लेफ़्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। इसके अलावा अगर आपकी दिल की भी शरियानों में मुख्तलिफ जगह पे बेशुमार ब्लॉकेजेस हैं जहाँ पे स्टेंटिंग ठीक नहीं होगी, तो उसके लिए भी बाईपास सर्जरी ही बेहतर है। और तीसरा बात, अगर आपको शुगर है और आपकी ब्लॉकेजेस इस तरह की हैं कि वो शरियानों के शुरू के हिस्से में हैं, तो उन सूरतों में भी बाईपास सर्जरी बेहतर रहेगी। लेकिन अगर डायबिटिक हैं और आप इंसुलिन नहीं लगाते, सिर्फ दवाई खाते हैं उसके लिए, और आपके ब्लॉकेज इस जगह पे हैं कि वो शरियानों के शुरू के हिस्से में नहीं है या बहुत छोटी जगह पर ब्लॉकेजेस है, तो उस सूरत में स्टेंटिंग एक वायबल ऑप्शन है और स्टेंटिंग कंसिडर की जा सकती है। हमारे पास बड़े अच्छे सेंटर्स हैं एंजियोप्लास्टी के भी, स्टेंटिंग के भी और बाईपास सर्जरी के भी। जो डॉक्टर्स बाईपास सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, दे आर माशाल्लाह वेरी वेल ट्रेंड। उनके प्रोटोकॉल्स प्रीटी मच वही हैं जो कि इंटरनेशनल्स के होते हैं। जो स्टेंटिंग लोग कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हम नेशनल हॉस्पिटल पे, हम अमेरिकन स्टेंट्स फॉलो करते हैं। वी अमेरिकन ट्रेंड पीपल हेयर, अमेरिकन फिजिशियंस ट्रेंड हैं, तो इसलिए हम तो वही स्टेंट फॉलो करते हैं। जहाँ तक मशीनरी और इक्विपमेंट की बात है, तो वही इक्विपमेंट अमेरिका में अवेलेबल है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है, और वही तमाम अद्वियात यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि अमेरिका में अवेलेबल हैं, और वही स्टेंट्स और वही तमाम बाकी लवाजमात स्टेंटिंग करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि अमेरिका में अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं,
आई थिंक दुरुस्त नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक वो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक आम एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी के लिए चाहिए होती हैं, वो पाकिस्तान में आपको अवेलेबल हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही अवेलेबल हैं। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि ये तमाम प्रोसीजर जिसमें एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग या बाईपास सर्जरी शामिल है, क्या उन्हें पाकिस्तान में कराना कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, तो मेरा जवाब होगा कि ये एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। मैं तो खुद चूँकि अमेरिका में ऑलमोस्ट 13-14 साल काम कर चुका हूँ, अभी भी यहाँ काम करता हूँ, मैं आपको ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि जो प्राइस आपको पाकिस्तान में एक स्टेंट की या एक बाईपास सर्जरी की पड़ती है, वो प्राइस अमेरिका के लिहाज से कम अज़ कम 40-50 गुना कम है। अगर आपका यहाँ पे बाईपास जितने का भी होता है, डिपेंडिंग कहाँ से करवा रहे हैं आप, उस कीमत को आप कम अज़ कम 40-50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़रा देख लीजिए, आपको इतने पैसे बाहर पड़ेंगे। जबकि मेरे ख्याल में आउटकम्स के लिहाज से या रिज़ल्ट्स के लिहाज से यहाँ के ट्रीटमेंट कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आपके ख्याल में आपको कुछ ऐसी अलामात हैं जो कि दिल की बीमारी का सबब हो सकती हैं, या आपकी रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा आपके हैं, या अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तो आप मुझसे बज़रिया मरहम की वेबसाइट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट अरेंज करा सकते हैं। शुक्रिया।